हेलो दोस्तों, मैं आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 का अध्याय नंबर 9। इसमें पढ़ेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर क्या है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है लोहे के औजार और खेती। उन प्राचीन समय में लोहे के औजार और खेती कैसे, इनके बीच क्या रिलेशन था, कैसे खेती हुआ करती थी, उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कि लोहे का प्रयोग आज एक आम बात हो गई है। लोहे का प्रयोग जो है आम बात हो चुकी है। लोहे को हम लोग जो है हर जगह देखते हैं, हर काम में जो होता है लोहे का प्रयोग कर लिया जाता है। बात करें तो जैसे हमारी जो दैनिक कार्य है, दिनचर्या है, तो दैनिक कार्यों के लिए और अपने दैनिक कार्यों में देखते हैं हम कि बहुत से उपयोग जो है हम लोहे का प्रयोग करते हैं, बहुत से मात्रा में या हर जगह जो है लोहे का प्रयोग कर लिया जाता है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। यदि बात करें तो लोहे का प्रयोग जो है लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण मैंने बताया, महापाषाण का तात्पर्य क्या है यहाँ पे कि कब्रों के ऊपर जो था बड़े बड़े विशाल पत्थर रख दिए जाते थे, जिसकी वजह से यह एक चिन्ह हुआ करता था, पहचान हुआ करता था कि यह कब्र है। यहाँ पे कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। मैं पिछले अध्याय में पढ़ा चुका हूँ आपको। 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते चीज़ों को देखते हुए, ठीक ना, इनका प्रयोग जंगलों को साफ करने के लिए, कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल किए गए। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको चैप्टर 6 में। अब देखेंगे हम इसमें, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट रखा है कि फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ गया। मैंने बताया था कैसे जो है कृषि का उत्पादन बढ़ गया। पहले जो थे लोग जो थे किस तरह से लकड़ी के पत्थरों की सहायता से जो है खुदाई करते थे और उसमें जो है बीज डालते थे, लेकिन जैसे ही फाल की खोज हुआ, उन फाल की सहायता से जो है लोग खेतों को अच्छी तरीके से जुताई करते थे और बीज जो था उसको उचित जगह तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। बीज उचित मात्रा तक, उचित मिट्टी के निचले हिस्से तक दबाने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाया गया, तो पहली टॉपिक आती है सिंचाई में। देखा जाए जो समृद्ध गांव था, जो डेवलप गांव हुआ करते थे, बिना राजा तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था, क्योंकि जहाँ राजा महाराजा रहते थे वहाँ पे क्या होता था, समृद्ध आसपास के इलाकों को क्या करते थे, समृद्ध बना देते थे, डेवलप बना कर देते थे। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजारों तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहर, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं। अब देखिए उस समय गांव में कौन कौन रहते थे। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले क्या क्या है। नहर है, कुआं है, तालाब है तथा कृत्रिम जलाशय। ठीक। अब गांव में कौन कौन रहते, देखिए दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। अब देखिए वेल्ला कौन होता था, वेल्ला तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में खेत हुआ करता था, भूभाग हुआ करता था, उनको वेल्ला कहा गया तमिल क्षेत्र में। साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडिसियार या आदमई कहलाते थे। जो हलवाहे होते थे, जो खेत जोतते थे, उनको क्या कहा, उड़वार, और भूमिहीन मजदूर को, हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास, कैडिसियर और आदमई कहलाते थे। समझ गए। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम भोजक कौन होता था, तो गांव का प्रधान। यहां से क्वेश्चन बन रहा है आपका। अब देखिए जो उस जमाने में, जो प्राचीन इतिहास में हम देखें कि ग्राम भोजक जो प्रधान हुआ करता था, वह अक्सर एक ही परिवार के लोग होते थे।
इसका मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते थे। तो हम बात कर लें कि यह जो प्रधानी हुआ करती थी, ग्राम भोजक हुआ करता था, वह आनुवंशिक चलता था। और ग्राम भोजक होता कौन था? तो जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या होता था, ज़मीन होती थी। जो सबसे बड़ा क्या होता था, भूस्वामी होता था, उसी के पास क्या होता, वही क्या होता था, ग्राम भोजक, ग्राम प्रधान होता था, गांव मुखिया। आज भी देखते हैं गांव में कि जो पंचायत होती है या कोई बड़ा सा कार्य होता है, तो उसमें सबसे पहले जो है गांव के जो ताकतवर लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो वैसे ही ये जो भूस्वामी होते थे, उनके पास ज़्यादा भू जमींदारी हुआ करती थी, और उन्हीं को क्या किया जाता था, मुखिया बना दिया जाता था, ग्राम प्रधान बना दिया जाता था। इनकी ज़मीन पर कौन काम करते थे, मजदूर, ठीक है, और दास जो है काम करते थे। साथ ही साथ देखते हैं इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा जो होते थे वह कर वसूलने का काम जो है उनको दे दिया करते थे। किसको? दास और मजदूरों को। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करते थे। देखिए, जो राजा ग्राम भोजक हुआ करता था वह क्या क्या काम करता था, वह अपनी पुलिस का प्रशासन का भी काम करता था, कर वसूलवाने का भी काम करता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य सर्वत्र कृषक भी होते थे। क्या होते थे? स्वतंत्र कृषक। ग्राम भोजक तो स्वतंत्र था ही, साथ ही साथ क्या होते थे, कृषक भी स्वतंत्र होते थे। और कृषक को गृहपति कहते थे। तो गृहपति कौन होता था? कृषक। कृषक को क्या कहा गया है? गृहपति कहा गया। इन्हें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। गृहपति कौन? कृषक जो होते थे छोटे किसान होते थे। और जिनके पास जमीन नहीं होती थी इन्हें दास कर्मकार आते थे। जिनके पास जमीन नहीं होता था, राजाओं महाराजाओं के पास खेती करते थे, दास बन करके उनकी खेती गृहस्थी किया करते थे, उनको कर्मकार कहा जाता था। और इसमें कौन कौन से आते थे? तो अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, ठीक ना, बुनकर, ये सारे लोग जो हैं आते थे। आज भी देखते हैं गांव में ऐसे जिनके पास भूमिहीन है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वह क्या करते हैं, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उनके यहाँ काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद एक और चीज़ देखते हैं, प्राचीनतम प्राचीनतम तमिल रचनाएं। प्राचीनतम तमिल रचनाओं में देखा जाए कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य किसको कहते हैं? तो तमिल में जो प्राचीन रचनाएं हैं उनको संगम साहित्य कहा गया है। और इनकी रचना जो है करीब 2300 साल पहले हुई, इसलिए इन्हें संगम कहा गया। क्या कहा गया? संगम। क्योंकि मदुरई गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख मिलता है वे संगम यहाँ किया गया, वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। जैसे नगर क्या कहती है, कहानियाँ, यात्रा विवरण, है ना, मूर्तियाँ, पुरातत्व, ये सारी चीज़ें जो है इनसे हमें जानकारियाँ मिलती हैं। तो हमने इसमें क्या देखा कि संगम साहित्य किसको कहते हैं? तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। साथ ही साथ क्या है कि इसकी रचना कब की गई थी? 2300 साल पहले की गई थी। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिलता है। एक एक टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आप एक बार पढ़ लेंगे जो है सभी किताबों को, तो आप जो है आपको वैकल्पिक जो पढ़ाया जाएगा या फास्ट जो पढ़ाया जाएगा आप बिल्कुल आसानी से उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे कि बौद्ध भिक्षुओं ने जो कहानियों का संकलन किया उसको हम क्या कहते हैं? जातक कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातक कथा कहते हैं। इसमें बताया गया कि निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। अनेक शहर जो थे महाजनपदों जो हुआ करता था, बड़े बड़े जनपद जो हुआ करते थे। जनपद मतलब लोगों के रहने का स्थान जो होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते थे, ठीक है, उन्हें राजधानी थे, महाजनपदों की राजधानी थे। कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। अब देखिए करें कि अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। वलय कूप, वलय मतलब घुमावदार, कूप कुआं जो है मिला हुआ है। ये वलय कूप गुसल खाने, गुसल खाने का मतलब क्या होता है? जो मुस्लिम लोग जो होते हैं जहाँ पे स्नान करते हैं, ठीक है, उसको गुसल खाने कहते हैं। नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयोग होते थे। अब पढ़ते हैं हम सिक्के के बारे में, कॉइन्स के बारे में। देखिए कह रहे हैं कि एक निर्धन की चतुराई कहानी में आपने देखा होगा किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्कों मिले हैं। सबसे पहले सबसे पुराने आहत सिक्के थे। आहत का मतलब क्या हुआ? उसको चोटिल करके मुहर मारा गया था, ठीक है ना, जो करीब 500 साल चले। उसके बाद क्या है,
चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा था। मैंने कहा कि आहत का मतलब क्या होता है, चोट मारना, ठीक है ना। जैसे गोबर जो पाथर रहे हैं और आपने पंजा दे दिया तो वो क्या हो गया, एक पंजे का निशान हो गया, वो मोहर की तरह काम करने लगा। तो इस प्रकार के जो है सिक्के बनाए जाते, मतलब कुछ विशेष जो होता था, राजा महाराजा जो हुआ करते थे वह एक विशेष जो है चिन्ह उस पर दे दिया करते थे चोटिल के रूप में, और वही जो क्या बन जाता था, मोहर के रूप में बन जाता था। उसके बाद आते हैं यहाँ पे लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी, मथुरा थी। मथुरा में अनेकों प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई, ठीक है ना। इसके बारे में मथुरा के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर है, और जैन मंदिर, बौद्ध विहार भी है और क्या है, जैन मंदिर है, दोनों जो है कहाँ पे है, मथुरा में है। क्योंकि कृष्ण भक्ति का क्या था, एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, मथुरा था, ठीक है। मथुरा में प्रस्तर मतलब पत्थरों के खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले, और मैंने बताया था कि अभिलेख जो उत्कीर्ण करवाए थे वह अशोक ने करवाए थे सबसे अधिक। और अभिलेख को उत्कीर्ण करवाने का मतलब क्या था कि प्राकृत भाषा में और जो है ब्राह्मी लिपि में लिखवाने का मतलब यही था कि वह अपना संदेश जो है, ठीक ना, अभिलेखों के माध्यम से लोगों तो प्रत्येक लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। आमतौर पर अभिलेख हैं जो स्त्री और पुरुष मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। एक पॉइंट और देख लेते हैं कि शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए देखा जाए तो मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले के उल्लेख मिलते हैं। मतलब इतने लोग जो थे क्या करते थे, दान दिया करते। शिल्प एवं शिल्पकार पूरा स्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। शिल्प विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाना। इन्हें मिट्टी के बर्तन, बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया है। उत्तरी काले चमकीले पात्र किसको कहा गया है, तो जिसमें मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले। अब देखते हैं, हम कपड़ों की बात कर लेंगे। अन्य दूसरे शेष अवशेष नहीं बचे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में पता चलता है कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था, और उत्तर में बनारस, दक्षिण में मदुरई इसके लिए क्या थे, प्रसिद्ध केंद्र। किसके लिए, कपड़ों के लिए उस समय। और यहाँ पर इसमें जो थे दोनों लोग काम करते थे, मेल एंड फीमेल, स्त्री पुरुष दोनों काम किया करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी संघ बनाने में लगे थे। इन्हें श्रेणी कहते थे। श्रेणी कौन थे, तो शिल्पकार और व्यापारी। शिल्पकार और व्यापारी जो थे वह अपना संघ बनाने में लगे थे, और इन्हीं संघ बनाने वाले को क्या कहा गया है, श्रेणी कहा गया है। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम क्या था, प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना था, तैयार माल का वितरण करना था, ठीक है। देखिए श्रेणियों का काम क्या था। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करते थे। जो श्रेणी हुआ करते थे, जो व्यापारी हुआ करते थे, वो संचालन का काम करते थे, ठीक ना। और ये क्या करते थे, बैंक के रूप में काम करते थे, जहाँ लोग इनके यहाँ क्या करते थे, पैसे जमा करते थे। धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उसके मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था। और फिर मठ आदि धर्म में मतलब क्या होता था कि जो श्रेणी थे वो पैसे को, व्यापारियों के पैसे को क्या करते थे, सारे लोगों को पैसे को इकट्ठा करते थे, और साथ ही साथ जो है उनको निवेश किया जाता था। निवेश करने के बाद क्या होता था, कुछ जो इंटरेस्ट आता था, जो टैक्स आता था उस पैसे का, ठीक है ना, इंटरेस्ट जो आता था, ब्याज आता था, उस ब्याज में क्या किया जाता था, जो पैसा रखता था उसको दे दिया जाता था, और साथ ही साथ जो है कुछ पैसा जो है मतलब मठ आदि धार्मिक संस्थानों में भी दे दिया जाता था। अब देखते हैं सूत कातने और बुनने के नियम क्या थे। यह नियम जो है किसके हैं, अर्थशास्त्र के। और आप इसमें बताएंगे कि अर्थशास्त्र के जो है लेखक या रचयिता कौन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। अब देखिए इस नियम में हम देखेंगे सूत कातने और बुनने के नियम में क्या नियम था। नियम यह था कि जो भी सूत कताई होगी वो विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। अधिकारी होते थे और उन अधिकारियों की देखरेख में जो है सूत की कताई की जाती थी। ऊन, पेड़ की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करके काम में विधवाओं, मतलब ये ऊन, पटसन, पटुआ, ठीक ना, कपास, पेड़ की छाल तैयार किए जाते थे, और उनसे जो है क्या बनाए जाते थे, कपड़े बनाए जाते थे। इसके लिए किसको रखा जाता था कि महिलाओं को, विधवाओं को रखा जाता था, विधवा महिलाओं को, भिक्षुणियों को रखा जाता था, वृद्धा वेश्याओं को रखा जाता था,
राजा के अवकाश प्राप्त दासियों, मतलब जो राजा के यहाँ से काम करके जो छुट्टी मिल गई है, उनके यहाँ से रिटायरमेंट हो चुकी है, उन दासियों को, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था इस काम में, ठीक है ना, सूत की कताई में और बुनाई वाले में। ये नियम पहला तैयार किया गया था। दूसरा नियम क्या रखा था कि इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पूरा श्रमिक देना चाहिए था। मतलब ये था कि जो जितने बेहतर तरीके से काम करेगा उसको उसका क्या दिया जाएगा, मेहनताना दिया जाएगा, मतलब उसको पैसा दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी। ऐसा नहीं था कि हम जो है घर में औरत है और बाहर नहीं निकल सकते, हम काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए यह सुविधा तैयार किया गया था कि आप जो है जो दासियाँ हैं उनको भेज करके कच्चा माल मंगवा लीजिए और कताई बुनाई करिए। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, मतलब तुरंत लाइए और तुरंत पहुंचा दीजिए, ठीक है, ऐसा नियम बनाया गया था। और उन्हें पारिश्रमिक मिलता था, जैसे तड़के लेके जाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, मिल जाएगा पैसा। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती, ठीक ना। कुछ अन्य जानकारी हम रखते हैं। देखिए, यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है कौन, रोम। रोम जो है यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था, ठीक है। यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक अगस्टक ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। अगस्टक जो था वह रोम का शासन किया करता था, और वह कब किया, 2000 साल पहले। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। रोम किसका शहर था, ईंटों का, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। मैंने देखा रोम ईंटों का शहर था, किसने कहा था, अगस्टस ने कहा था, अगस्टम ने, ठीक है, अगस्टम ने कहा। और यह जो है कितने साल पहले शासन किया था, 2000 साल पहले शासन किया था। अगस्टम ने क्या किया कि सबसे बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर बनवाया, जिसके चारों ओर सीढ़ियाँ, बैठने के लिए सीढ़ियाँ बनवा दिया। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाया, किसने, अगस्टम ने, कहाँ पे, रोम में। स्त्री तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। ऐसा नहीं कि एक ही साथ जाकर क्या कर लेंगे, नहाएंगे, स्नान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। यह लोग एक दूसरे में मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वायडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फवारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। मतलब बहुत दूर दूर से जो क्या किए जाते थे, पानी फवारे के लिए, नहाने के लिए और गुसलखाने में स्नान करने के लिए जो है लाया जाता था। ये बड़े खुले रंगमंडल, एम्फी थिएटर जो है, और जलवाही से बने, ठीक ना, जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे। मतलब ये बताया गया है कि जो रोम में अगस्टम ने 2000 साल पहले शासन किया, फिर जो है एम्फी थिएटर बनवाया जिसमें लोग जो है सीढ़ियों पर बैठकर देख सकते थे, फिर स्नानागार बनवाया, तो ये सब चीज़ें जो है कैसे बची रही इतने लंबे समय तक। तो इस प्रकार हम लोगों ने चैप्टर 9 का अध्ययन कर लिया, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिले आपको, ठीक ना। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।